आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास 12 से। बच्चों, आप सबको पता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का होता है, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट्स टैकल करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑर्गेनिक, जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जेई से 20 से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट वी हैव अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसको कवर करना थोड़ा ईजी है एंड साथ ही में इसके क्वेश्चन पैटर्न एकदम फिक्स्ड होते हैं। और थर्ड हमारा आता है अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ आर फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे भी जब से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे आपको पता होगा कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशंस, जिसमें मैं आपको पूरा एनसीईआरटी विद क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स करवाने वाली हूँ। These notes will be provided on the telegram itself, so don't need to write anything, just pay attention to focus and to learn something new। क्योंकि 8-8 10-10 घंटे के कोचिंग में जाके आप क्लासेस ले चुके हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देख चुके हैं, बट आपको अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है जो आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगी इफ़ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स। बेटा देखो, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मतलब किन्हीं भी 2 लिक्विड्स का अगर आप होमोजेनस का मतलब क्या होता है? जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाएंगे तो उसमें दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, कोई पार्टिकल आपको अलग से पता नहीं चलता। दैट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अब आप पूछेंगे मुझसे। अगर आपने कभी बचपन में ग्लास में पानी लेके सैंड का सोल्यूशन बनाया हो तो यू हैव ऑब्जर्व्ड बच्चों कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो सैंड पार्टिकल होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी आपका ऊपर रह जाता है। तो दैट इज़ एन हेट्रोजेनस मिक्सचर, कि जब आप मिक्सचर में से दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, राइट। बट सोल्यूशंस हमारे क्या होते हैं? जनरली होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट शामिल होते हैं। ओके, अब इसके आगे आते हैं। इसमें बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, वही तो मैंने आपको बताया कि 2 आपस में इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप चाशनी बनाते हैं या घोल बनाते हैं तो आप उसको अलग नहीं कह सकते कि ये चीनी का पार्टिकल, ये पानी का पार्टिकल, राइट। ऑल राइट, अब उसके बाद आते हैं बेटा द कंसेप्ट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में बेटा जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, ठीक, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सल्यूट बोल देते हैं। जैसे कि जब भी आप एक मिक्सचर बनाएंगे तो पानी आपने लिया, उसमें कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, तो जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो पानी से कम क्वांटिटी का होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज़ एडेड इन द सल्यूट कैटेगरी। वेयर एज द वाटर और द मेजर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज नोन एज सॉल्वेंट, जिसमें कि वो चीज़ डिजॉल्व हो रही है। ऑल राइट, अब इसके आगे आते हैं। सॉल्वेंट में बेटा हम बात करें, सॉल्वेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, मतलब वो सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा कि आप उसको फ्रीज़ कर पाएंगे कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि वेपर बना पाएंगे, वो सब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, सल्यूट की प्रॉपर्टी पे मिनिमल डिपेंड करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक पॉइंट समझ में आए दैट फिजिकल स्टेट ऑफ अ सोल्यूशन इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट ओनली। ऑलराइट, इट इज़ ओनली डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट ओनली। अब इसके आगे आते हैं। अब इतना हम सोल्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है घुलना मिलना, ठीक है। अब देखिए, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ बेसिकली व्हाट, कि अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया तो आप कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी का उसमें मिला सकते हैं, किसी भी सल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट आप उसमें मिला सकते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉलिबिलिटी। अब आप पूछेंगे मैम आप ऐसा क्यों कह रही हो, अगर मेरा मन है उससे ज़्यादा मिलाने का तो बेटा एक चैप्टर है आपके क्लास 11th में विच इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम, जहाँ आप QSP और KSP का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर आपने सॉलिबिलिटी से कम रखा, मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट, जैसे मान लो ये कह रहा है कि हम अपने अंदर सिर्फ 500 मॉलिक्यूल्स सॉलिबल कर पाएंगे, अगर आपने उतना डाला तो वो मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं 2000 डालूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है बेटा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे, एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ QSP एंड KSP, ठीक है। अगर आप क्लास 11 से इस चैप्टर को लिंक कर पाएँ तो आपने पढ़ा होगा कि वेन एवर सॉलिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि, देखो ध्यान से समझना सॉलिबिलिटी होती कैसे। अगर ये लिक्विड है और ये उसके मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के, तो कोई चीज़ तब सॉल्वेंट होगी जब इसके बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं जहाँ पे सल्यूट ने ये स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लिए, इसलिए चीज़ें सॉल्युबल हो जाती हैं। बट अगर तुमने इतना ज़्यादा सल्यूट डाल दिया कि पूरा का पूरा स्पेस ही भर गया,
पूरा का पूरा स्पेस ही भर गया सॉल्यूशन का। अब कोई स्पेस बाकी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आपस में ऐड कर सके, कुछ भी कर सके। तो तुम्हें लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ सॉल्युबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दैट इज़ द बेसिस कि जब आप सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो सॉल्युबल ना हो के क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट या पीपीटी फॉर्म कर लेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन। अब इसके बाद आते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखो ये चैप्टर समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके क्लास 11th में भी लिया है सॉल्युबिलिटी के टॉपिक का, बट डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ समझाते चलूँगी। सो आपका क्या काम है, दिमाग खोल के बैठो और जो नई चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके क्लास 11th में आपने पढ़ी हैं, देखो यही होता है इंटीग्रेशन, कि आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा अबाउट इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, क्लास 12th में आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, वहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी का टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरीके से आप आपस में इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब इसके आगे आते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स आपके किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो भैया, सॉल्वेंट किसी को अपने अंदर सॉल्युबल होने दे रहा है कि नहीं, या सल्यूट होना चाह रहा है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं विच इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या मतलब है इसका? आप पहले से सुनते आ रहे होंगे क्लास 8-9 से कि वेन एवर वी हैव पोलर सॉल्वेंट्स, तो वो पोलर सल्यूट को ही अपने अंदर डिजॉल्व करते हैं, और वेन एवर वी हैव नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो नॉन पोलर सोल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे मैम हम ऐसा कैसे मान लें? बिल्कुल नहीं मान सकते। जब आप आयनिक चीज़ों की बात कर रहे हो लाइक NaCl, KCl, तो इसको आप पानी में बड़ी आसानी से घोल सकते हैं। क्यों घोल सकते हैं? क्योंकि इसमें आयन्स आ जाएंगे Na+NCl- और इसमें आयन्स आ जाएंगे H+OH-। तो जब आयन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बेटर होती है। आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैक्सिमम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक जनरली क्या होता है, नॉन पोलर, उसमें आज सच कोई आयंस तो बनते नहीं है इतनी जल्दी, तो वो जनरली क्या होता है, फिनॉल, बेंजीन, इन तरीके के सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं, राइट। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है। ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारे पेपर में एज इट इज़ ये क्वेश्चन उठा के रख देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू पे अटेंशन ओवर दीज पॉइंट्स। ये मैंने आपके क्लास 11 से शामिल किया है, यू कैन इनकॉर्पोरेट एज वेल। अगर कभी भी टेम्परेचर की बात की जाए ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सोल्यूशन, इफ़ द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, बच्चों एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? बेटा QSP और KSP दो प्रोडक्ट्स जो आप पढ़ के आए हैं उसका कंसेप्ट है जो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन योर क्लास 11th। मैंने ये पॉइंट्स इसलिए यहाँ पे लिखवा दिए ताकि जब आप टेलीग्राम पे पढ़ें इस PDF को तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स आपके मल्टीपल टाइम रिविजन में आते रहें और आप इन पॉइंट्स को स्किप आउट ना करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चों एज सच ना सोल्यूशन के, देखो जब आप सॉलिड की या लिक्विड की जो ऑलरेडी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ले चुका है, इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे एकदम टाइटली पैक्ड हैं, इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स एकदम एक दूसरे पे टाइटली पैक्ड हैं, कोई स्पेस नहीं है, तो उसके ऊपर तुम चाहे जितना प्रेशर लगा लो सॉल्युबिलिटी बढ़ा नहीं पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे भैया? कितना भी प्रेशर लगा लोगे नए नए स्पेसेस थोड़ी क्रिएट कर लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए बहुत ज़्यादा जो आपके सॉलिड्स होते हैं या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वाले लिक्विड्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जा चुके हैं उस पर प्रेशर का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। कोई स्पेस ही नहीं बचा है कि आप उनको कंप्रेस कर पाओ, राइट। सो दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब आते हैं इस चैप्टर के एक फेवरेट टॉपिक विच इज़ नोन एज हेनरीज लॉ। पहले तो ये देखते हैं कि हेनरीज लॉ कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो बेटा, हेनरीज लॉ आपके मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, नीट के बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। ये बेसिकली बात करता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज़ प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। क्या मतलब है इसका? जब आप एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर्स बनेंगे उनका एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। एज सिंपल एज दैट। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर इतना बड़ा कंटेनर है और ये हमारा सोल्यूशन है,
तो जितना ज़्यादा बेटा इसको हीट करोगे उतना ज़्यादा कोई चीज़ वेपर के फॉर्म में जाएगी, और जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। सीधे से क्या बोल रहा है हेनरीज लॉ कि जितना ज़्यादा सोल्यूशन के अंदर किसी का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अरे बहुत नेचुरल बात है यार। देखो, अगर कोई सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है तो बट नेचुरल सी बात है कि हीट करने पे वो ऊपर भी ज़्यादा पहुँचेगा, और जब ऊपर ज़्यादा पहुँचेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन दी वेपर फेज़ वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसका कि नीचे क्या हो, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो। मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा हो, तभी तो ये यहाँ से क्या करेंगे, हीट ले लेके ऊपर वेपर बना के पहुँचेंगे ना। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। इसी को हमने ऐसे लिख रखा है कि वेपर प्रेशर राइट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। दूसरी बात, जितना ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा गैस की सॉलेबिलिटी कम होती है, ठीक, जितना ज़्यादा KH की वैल्यू होगी गैस की सॉलेबिलिटी उतनी कम होती है। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो एंड फोकस ऑन। KH और सॉलेबिलिटी ऑफ गैस की ये ऑपोजिट एकदम चलते हैं, ठीक है। KH का मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर वेपर बना लिया, और वेपर कौन ऊपर बनाएगा आसानी से, जो नीचे बहुत ज़्यादा सॉलेबल ना हो, बड़ी आसानी से ऊपर वेपर बनाने में भरोसा रखे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ द ऑपोजिट रिलेशन दैट वी हैव, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है, ये एक पेज के नोट्स आपके मोर देन सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी आने वाले टाइम में आई मेक यू सी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हेनरीज लॉ पे, राइट। चलो बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा कि फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है जो आसानी से वेपर फेज में चले जाएं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंस इन द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से वही मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि भैया ये रहा, पहली बात तो समझो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके, ठीक है। देखो बेटा, अगर ये आपका कंटेनर है, इफ़ दिस इज़ योर कंटेनर, राइट, थोड़ा टेढ़ा कंटेनर हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये आपका कंटेनर है और यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और ये आपके क्या है, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स। ये ब्लू ब्लू जो मैं बना रही हूँ, ब्लू इज़ फॉर सल्यूट, वाइट इज़ फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉलिबिलिटी का मतलब है दोनों का आपस में घुलना मिलना। व्हेन वी अप्लाई हीट फ्रॉम बिलो, व्हाट विल हैपन, दीज सल्यूट मॉलिक्यूल्स विल टर्न इनटू वेपर्स। ये सल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वेपर्स में जाएंगे, और जब ये वेपर बनाएंगे तो इनकी वजह से क्या आएगा बेटा, वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि वेपर जब उड़ती है ऊपर, कोई भी हवा हो उसका प्रेशर होता है, राइट, किसी भी चीज़ का प्रेशर होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे सर पे जितनी एयर है उसका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसी तरीके से जो भी चीज़ वेपर में जा रही है उसका एक प्रेशर होगा विच इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। ऑल राइट, वेरी गुड। अब देखिए, जितना ज़्यादा सल्यूट यहाँ से उड़ेगा ऊपर भाप के फॉर्म में, उतना ज़्यादा वेपर बनेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा सल्यूट जो है वेपर बनाएगा, जितना ज़्यादा आपके वेपर्स बनेंगे, जितना ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और कितना ज़्यादा वेपर बनेगा भैया, जितना नीचे क्वांटिटी में ज़्यादा हो, मतलब जिसका सल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सल्यूशन में, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स इसके सल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, उतना ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेंगे और उतना ज़्यादा क्या करेंगे, वेपर बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेसिक फंडा है कि क्यों राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि भैया जो प्रेशर तुम वेपर का ऊपर देख रहे हो ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शंस हैं, उसके सोल्यूशन जो बना है उसमें कितने मोल्स उसके हैं, वो आपके आगे चल के वेपर प्रेशर आगे डिफाइन करेगा, ठीक है। अभी आप पूछ सकते हैं कि मैम ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है। देखो, मोल फ्रैक्शन तो आपको पता है कि मोल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो हमने 2 सल्यूट और सॉल्वेंट से बनाया सोल्यूशन, तो उसका मोल फ्रैक्शन सल्यूट क्या हो जाएगा, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कई बार आपने देखा होगा कि हम x1 बाई x2 को n1 बाई n2 भी डायरेक्टली लिख देते हैं। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? चलो बेटा आप ज़रा ये देखो, n1 को आप x1 को क्या लिखते हो, n1 प्लस n2, मतलब तो मोल ऑफ 1
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, राइट। सॉरी, उसके बाद 2 को क्या लिखते हैं, मोल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, राइट। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो इसलिए आप मोल फ्रैक्शन के रेशियो को डायरेक्टली मोल के रेशियो में भी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, व्हाट इज़ P1 नॉट एंड व्हाट इज़ P2 नॉट। P1 नॉट और P2 नॉट का मतलब है बेटा कि जब कोई सोल्यूशन नहीं बना है तो इस प्योर सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर है, उसको हम P1 नॉट बोलते हैं। और प्योर सोल्यूट का, जब कोई सोल्यूशन नहीं बना है, सिर्फ प्योरली दोनों आपस में अलग अलग प्रेजेंट है, तो उसका क्या वेपर है, राइट। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एफिशिएंसी अपने रूम में बैठ के, अपने चेयर पे बैठ के 6 घंटे पढ़ने की है और दूसरे आदमी की 3 घंटे पढ़ने की है। आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, दूसरा बहुत डिस्टर्बिंग है। जब आप दोनों को शेयर करने को बोल दिया जाएगा कि कॉमन स्पेस शेयर करो, हो सकता है आपको देख के उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और हो सकता है उसको देख के आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए। यही होता है यहाँ पे, क्या कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सोल्यूशन में, जिसका ज़्यादा होगा उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके भाई के पास 40 रुपये हैं, ठीक। लेकिन जब दोनों का मिला के मैं एवरेज निकालूंगी तो एवरेज आप दोनों के बीच में आएगा। वही होता है सोल्यूशन के साथ कि आपके पास अकेले में चाहे कितना भी वेपर प्रेशर हो, जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो वेपर आपका प्रेशर जो बनाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शंस हैं। ऑलराइट, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं बेटा, विच इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, कि कौन से सोल्यूशंस आइडियल कहते हैं हम, किसको हम नॉन आइडियल कहते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बट मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ। देखो, आइडियल सोल्यूशन की पहली क्राइटेरिया, आइडियल सोल्यूशन की बच्चों पहली क्राइटेरिया क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से कर रही हूँ, ओबेज राउल्स लॉ। ओबेज राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ ने कहा ना कि सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर ये राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो दैट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन। अच्छे बच्चे, राइट। इट does not, it do not obey Raoult's law, it do not obeys Raoult's law, ठीक। जो इसको ओबे नहीं करेगा तो दैट इज नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू इनिशियल वेपर प्रेशर, जब वो एकदम प्योर स्टेट में हो, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा जब वो नॉन आइडियल हो जाएगा। क्यों? नॉन आइडियल का मतलब है कि वो, अब जैसे आइडियल बिहेवियर हम क्या मान के चले थे कि अगर आपका ये सोल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी पड़े, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी पड़े और दोनों आपस में किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक, तब राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज आने लगते हैं। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, मतलब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना रिलीज होगी ना अब्जॉर्ब होगी, और कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। मतलब 5, जैसे आप मान लीजिए कि सल्यूट आपने ले लिया, फॉर एन एग्जांपल सल्यूट लिया आपने, मैं इसको वाइट कलर से दिखा देती हूँ, आपने सल्यूट लिया 5 ml, सॉल्वेंट लिया आपने 15 ml, तो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 20। दैट इज़ राउल्ट्स लॉ और दैट इज़ आइडियल सोल्यूशन, दैट इज़ आइडियल सोल्यूशंस, कि भैया जितना वॉल्यूम लिए हो कोई गड़बड़ी नहीं, उतना ही तुमको मिलेगा। नॉन आइडियल में बच्चों ऐसा नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं हीट अब्जॉर्ब या एमिट होती है, इसलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इसमें किसी ना किसी तरीके का कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव फोर्सेस आने लगता है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सल्यूट मॉलिक्यूल। दैट्स वाई दे आर नॉट इन आइडियल बिहेवियर, राइट। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइज, ठीक है, कि क्या होता है। ओके, अब आइडियल सोल्यूशंस कभी एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते। एजियोट्रॉप्स इसमें आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नॉन आइडियल सोल्यूशंस एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइडियल सोल्यूशन का ये ग्राफ बनता है कि जब आपका वेपर प्रेशर बच्चों, जब आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर अपने में मैक्सिमम है। यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट है, उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर जो है वो इनिशियल फेज में PA0 है। PB1 का मतलब क्या हुआ,
जब सिर्फ और सिर्फ प्योर सल्यूट है और इसका वेपर प्रेशर कितना है आइडियली PB0। लेकिन जब आप दोनों को मिला देंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल्स आपस में आधे आधे हो चुके होंगे कि कुछ मान लो इसके 6 होंगे इसके 4 होंगे, या इसके 6 होंगे इसके 4 होंगे। इस हिसाब से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वेरी करता रहेगा। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक, अब नॉन आइडियल सोल्यूशंस की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमने जब आइडियल बिहेवियर की बात की, मतलब बेटा आइडियल बिहेवियर की जब बात की, तो हमने बोला कि कंटेनर में एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है और एक सल्यूट का मॉलिक्यूल है। ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ दिस इज सल्यूट, एंड जो वाइट कलर से मैं बना रही हूँ दिस इज सॉल्वेंट। दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन। एनी इंटरैक्शन का क्या मतलब है, ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। शांति से एक जगह रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। तो इनका वेपर बनाना भी ईजी है, इनका बॉयल होना भी ईजी है। ठीक है। जब आप नॉन आइडियल सोल्यूशंस की बात करते हो बच्चों, जब आप नॉन आइडियल सोल्यूशंस की बात करते हैं तो व्हाट विल हैपन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस में बेटा दो पॉसिबिलिटी आती है। क्या है दो पॉसिबिलिटी, मैं आपको पहले बना के दिखा देती हूँ। अगर सल्यूट के मॉलिक्यूल्स इनसे रिपेल होने लग जाएं, रिपल्शन करने लग जाएं तो क्या होगा, और अगर सल्यूट के मॉलिक्यूल्स इनसे अट्रैक्शन करने लग जाएं तो क्या होगा। मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट में प्यार आ गया तो क्या होगा, और अगर नफरत आ गई तो क्या होगा। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा, जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो तुम मुझे बताओ इनको वेपर में ले जाना मुश्किल होगा कि आसान। मैम सीधी सी बात है, अगर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं तो चाहेंगे कि दूसरा यहाँ से भाग जाए, मैं भाग जाऊँ, तो इनका भागना आसान रहेगा। ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है बेटा कि जब रिपल्शन इतना ज़्यादा हो कि दूसरा वाला तुरंत वेपर बनने के लिए तैयार है, राइट। और जब अट्रैक्शन होता है तो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, हमेशा साथ साथ चलना चाहेंगे। इसमें होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि अब ये वेपर ही नहीं बनाना चाहेंगे, कहेंगे नहीं अब हमको ताकत इतनी ज़्यादा दो ताकि हम अलग हो पाएँ, हम अलग होना ही नहीं चाहते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। अब पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन समझते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन, सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन कैसा है बेटा, रिपल्सिव है। रिपल्सिव है तो वो बड़ी आसानी से वेपर बनाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भैया, क्योंकि ये अब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा भागना चाहते हैं, राइट। दूसरा, अगर ये रिपल्सिव हैं तो डेफिनेट सी बात है कुछ एनर्जी, हीट एनर्जीज रिलीज होंगी, ठीक, जो कि मोर देन ज़ीरो होंगी और इक्वल टू ज़ीरो होंगी। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, जब वॉल्यूम आप बनाएंगे वो भी इन ज़ीरो से ज़्यादा होगा। क्यों भैया, जहाँ मार दाड़ चलेगी वो आपस में पास पास रह नहीं पाएंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जब सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरैक्शन बच्चों कैसा हो, सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरैक्शन कैसा हो, अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन ज़ीरो, ठीक। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ग्राफ आपको क्या समझा रहा है, ज़रा ध्यान से देख लो। मैं बड़ा सा जूम कर दे रही हूँ इसको। ये नॉर्मल जो डॉटेड लाइन वाइट कलर से बनी है आपके आइडियल बिहेवियर को दिखा रही है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए था। अब चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ बेटा कि अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ये मैं आपको ऊपर ही समझा चुकी हूँ क्यों, और यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉर्मल से कम होगा, ये मैंने नीचे समझा दिया आपको क्यों, राइट। अब ये नॉर्मल ग्राफ है कि अगर पहले मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जो आएगा वो किसका आएगा, बी का आएगा, मतलब प्योर सोल्यूशन हो गया वो, राइट। तो ये सब एकदम पहले वालों की तरह है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करके आई विल टॉक अबाउट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बेटा हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल दैट एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। वी ऑल्सो कॉल देम एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर।
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो क्या है? जैसे देखिए, अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि जैसे ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सल्यूट है ब्लू कलर से, तो जब आप इसको हीट दोगे बच्चे, जब आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा कि अगर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है मोल फ्रैक्शन में तो वो ऊपर ज़्यादा पहुँचेगा। एम आई राइट? दो प्रॉपर्टी पे ऊपर पहुँचना डिफाइन होता है। एक तो आप सोल्यूशन में कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। भाई ऊपर का जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो इनिशियली आपका वेपर प्रेशर क्या है जब आप प्योरली अकेले रहते हैं, तो मतलब आपकी कितनी टेंडेंसी है कि आप ऊपर हवा बनाएं। दूसरी, आपका कितना मोल फ्रैक्शन है। एम आई राइट? तो वेपर प्रेशर में अगर आप बोलें कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा तो वो डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल यानी उसकी खुद की कितनी टेंडेंसी है वेपर बनाने की, खुद कितना जाना चाहता है, और दूसरी बात सोल्यूशन में उसका कितना पार्ट पड़ा है। राइट? अब नॉन आइडियल सोल्यूशंस में बच्चों चूँकि इंटरैक्शंस होने लगते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम बराबर बराबर हो जाएंगे। मतलब 50 अगर सॉल्वेंट के बचे तो 50 आपके सल्यूट के बचेंगे, ठीक, 50-50 बचेंगे। और उस टाइम पे आप चाहे कितना भी हीट दे दें, कितना भी बॉईल कर दें, ऊपर वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उसमें मोल फ्रैक्शन का चेंज नहीं आएगा। जैसे आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, जब आप दूध को बॉईल करते हैं, है ना, छेना वगैरह बनाने के लिए, तो पहले क्या होता है बेटा, जो पानी का कंटेंट होता है दूध का वो इवापोरेट हो जाता है, बिल्कुल इवापोरेट हो जाएगा, मस्त ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जब पूरा पानी इवापोरेट हो जाता है तो नीचे जो थिक सा पेस्ट बनता है बच्चों, नीचे जो थिक सा पेस्ट बनता है उसको तुम कितना भी अब हीट कर लो, ऐसा नहीं होगा कि वो दूध एकदम गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो आपस में या तो अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, और एकदम इक्वल क्वांटिटी में पड़े हैं। तो जितने ऊपर जा रहे हैं वेपर में बराबर जा रहे हैं, मतलब 1 मोल इसका जा रहा है तो 1 मोल इसका जा रहा है, जिसकी वजह से नीचे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो पाएगा। भाई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैं बोलूँ चाशनी बना रही हूँ, चाशनी बनाने के लिए ये क्या करते हैं हम, पानी में चीनी डालते हैं और उसको बॉईल कर रहे हैं। तो पहले तो पानी ज़्यादा वेपर बनाता है, ऊपर जा रहा है और चीनी हमारी नीचे बैठी रह रही है, बहुत कम ऊपर जा रही है। लेकिन एक पॉइंट टेम्परेचर का ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से चीनी सॉलेबल हो चुकी होगी और पानी और चीनी के मोल्स एकदम बराबर हो चुके होंगे, और अब दोनों में से कोई इतना आसानी से ऊपर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि इनको और कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। दैट पॉइंट इज़ नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिसमें आप इतना ज़्यादा बॉईल कर दो कि नीचे की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही ना आए। राइट? अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेविएटेड फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या मतलब हुआ, ज़रा बॉइलिंग समझिएगा किसको कहते हैं। अभी तक आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ गए कि मैम किसी भी सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना तो तब पॉसिबल है ना जब एक ऊपर चला, एक वेपर ज़्यादा बनाए और दूसरा वाला वेपर ना बनाए, नीचे ज़्यादा प्रेजेंट रहे। जब दोनों नीचे बराबर हो जाएंगे तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक। बॉइलिंग किसको कहते हैं, जब वेपर प्रेशर आपका, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है व्हेन द वेपर प्रेशर, जो ऊपर वेपर बन रहा है उसका प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर उस पर जितना प्रेशर लगा रहा है उतना अगर वेपर लगाने लग जाए, जैसे आप इसके ऊपर एक ढक्कन रख दें अगर, तो ये जो वेपर प्रेशर है अगर उसके बराबर का प्रेशर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगा, सो दैट इज़ बेसिकली योर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जितना वेपर प्रेशर बनाए उतना ही ऊपर से क्या हो, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर बनाए। दैट इज़ डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ इतना हीट से ये लिक्विड बॉयल होने लग गया है। राइट? अब एक मुझे बात बताओ, जो खुद ही ऊपर जाने के लिए एकदम उतावला बैठा है, रिपल्सिव हो रखा है कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, तुमको उसको ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ी देना पड़ेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग में ही ये क्या करेगा, आधे ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर निकल जाएगा, फिर जितने बचेंगे वो आपस में क्या करेंगे और ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो जब आपको रिपल्शन होता है तो मिनिमम बॉइलिंग करनी पड़ती है।
जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स प्रिडोमिनेट करता है तो आपको मैक्सिमम बॉइलिंग करनी पड़ती है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट राउल्ट्स लॉ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टर्म आता है। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस? बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे ना डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? कि भैया कितने प्रेजेंट हो, नंबर बताओ, नंबर ऑफ मोल्स पे जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की डिपेंड करेगी उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमको इससे मतलब नहीं है कि तुम NaCl के मोल हो, कि तुम KCl के मोल हो, कि तुम क्लोरोफॉर्म के मोल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कितने हो, 5, 10, 15, 20, दैट्स इट। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? जैसे कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, वेदर यू आर अ हिंदू, वेदर यू आर अ मुस्लिम, वेदर यू आर अ बनिया और वॉट एवर यू आर, सबकी वोट की वैल्यू एक ही रहती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं, आपका नेचर क्या है। सेम उसी तरीके से सॉल्यूशंस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको सिर्फ नंबर से फ़र्क पड़े ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रादर देन दियर नेचर, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है बेटा? कि जब भी सोल्यूशन या सॉल्वेंट अपने सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से वेपर्स बना सकते हैं, क्योंकि ना उनमें रिपल्शन होगा ना उनमें अट्रैक्शन होगा। मस्त अपना अकेले हैं, बढ़िया अपना जितना हीट मिल रहा है वेपर बना रहे हैं। लेकिन जब आप इसका मिक्सचर कर देंगे, और मिक्सचर किससे करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा वेपर बनाता है और सॉल्यूट लद्दड़ है, ऊपर जाना नहीं चाहता है, जैसे कि चीनी, मिट्टी, नमक के पार्टिकल्स जो आसानी से वेपर नहीं बनाना चाहते। अगर आप ऐसा मिलाएंगे तो बट नेचुरल सी बात है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो अब इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, राइट? जो कि कम वाले सॉल्यूट वाले से ज़्यादा होगा बट प्योर सॉल्वेंट वाले से कम होगा। प्लीज़ पे अटेंशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। कि भैया आपने बताया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बहुत बढ़िया वेपर बनाता है तो इसका वेपर प्रेशर 100 है, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है ये वेपर बड़ी मुश्किल से बनाता है, बनाना ही नहीं चाहता है, इसका वेपर प्रेशर 10 है। जब ये अकेले अकेले जार्स में रहते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब इनका सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कहीं बीच में आएगा। 10 और 100 का एवरेज क्या निकलेगा? या 0 कर लो इसको, इसका एवरेज निकलेगा 50। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 50 आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी अगर वो सॉल्वेंट की लेगा तो कुछ तो सोल्यूट की भी लेगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन भी तो होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन ही मैक्सिमम होते हैं, राइट? तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि सोल्यूट मिलाने की वजह से जितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा वो डिपेंड करता है कि कितने मोल तुमने सोल्यूट के मिलाए। ठीक, जैसे कि पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय फिर से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कि मतलब प्योर सॉल्वेंट जितना वेपर बनाता था उसके कंपैरिजन में कितना प्रेशर तुम कम बनाओगे वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितने सोल्यूट के मोल्स मिलाए हैं। दिस इज सिंपली राउल्ट्स लॉ, राइट? हम सबको पता है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज x2 कैन बी रिटन एज N2/N1। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, N1 + N2 नहीं होना चाहिए? बेटा बहुत डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए, बहुत डाइल्यूट का मतलब होता है जहाँ पे सोल्यूट नामात्र के बराबर हो, वहाँ पे N1 अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल है और N2 का 1000 में 2 मॉलिक्यूल है तो इनसिग्निफिकेंट हो गया ना। तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं कि भैया x2 को आप डायरेक्टली निकाल लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, राइट? वैसे तो x2 ऐसे निकलना चाहिए N2/N1 + N2, बट जब आप बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लोगे तो N2 की वैल्यू N1 के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर से आप उसको हटा सकते हो, राइट? एंड दैट कैन बी रिटन एज, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, मोलर वेट बाय गिवन वेट। अब ऊपर 2 का लिखा है तो ऊपर 2 का लिखा है, ठीक है? ऊपर आपने अगर 2 का लिख रखा है तो बट नेचुरल सी बात है कि इसका मोलर वेट क्या है, कितना वेट हमने दिया और कितना इसका मोलर वेट है, राइट? इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसी तरीके से N1 में आप क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक? तो ये हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों? अच्छा, सोल्यूशन जब आप बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 है, सॉल्वेंट का 100 है, तो एवरेज तो 50 आएगा ना। तो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जो ये वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। या आप चाहें
तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये देखिए मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इस सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, अगर वेपर बन सॉरी जितना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला खराब है, बीच बीच में ऐसे आपको आवाज़ अजीब लग सकती है, बट घबराइए नहीं, इतनी ख़राब नहीं लगेगी कि आप पढ़ ना पाए। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उतनी जल्दी ये ऊपर वाले प्रेशर के बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। जितनी जल्दी बराबर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतनी हीट को हम क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक, तो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा ना। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, या आप ऐसे कह लो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। जो जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा उसको हमें उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, राइट। सो दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो अगर हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है एवरेज में, तो बट नेचुरल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। लेकिन वो कितना बढ़ेगा, फिर से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो किस पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, कि भैया कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूशन में आपके सल्यूट के, क्योंकि जितना ज़्यादा सल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा आपका ये जो एवरेज वैल्यू है नीचे खिसकती जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कह दूँ सल्यूट का -5 है, तो 100 और -5 का जो एवरेज आएगा वो और थोड़ा इधर खिसक जाएगा, राइट। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको आप के बी बोलते हैं। के बी इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में, एक दो बार तो डायरेक्टली यूनिट बस पूछ ली, दैट इज़ के जी पर मोल। और इसको निकालने का फॉर्मूला, और अगर आप इस फॉर्मूले से मोलर वेट ऑफ सल्यूट डिराइव करना चाहते हैं तो यू कैन रीच अप टू दिस पॉइंट, राइट, यू कैन रीच अप टू दिस पॉइंट। आपके लेवल पे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा ऐसा पॉइंट होता है जब, जैसे मान लो ये 2-3 पार्टिकल्स हैं और हमें पता है कि पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन में अपनी जगह पे घूमते रहते हैं, राइट। ऐसा टेम्परेचर लाओ कि सारे के सारे एकदम एक जगह पे स्टैटिक हो जाएं, रुक जाएं, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो कम हो जाता है, क्यों भैया, सॉल्वेंट बड़ा उतावला था, नहीं ऊपर जाएंगे वेपर बनाएंगे। सल्यूट कह रहा है बस शांति से बैठो, पता नहीं ज़िंदगी में क्या इतनी चिल्लपाव मचानी है, चिल होके बैठो, शांति से रहो। तो सल्यूट जितनी ज़्यादा हाइपर काइनेटिक है, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी का है सॉल्वेंट, उतना ज़्यादा सल्यूट शांत है। जितना ज़्यादा सल्यूट मिलाओगे उतनी ज़्यादा शांति बढ़ेगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा, राइट। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कॉजेज लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, दैट इज डेल्टा टी एफ। लेकिन ध्यान रखना, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ के होगा। मतलब जैसे मान लो 100 डिग्री पे पहले पानी बॉयल हो रहा था, अब उसमें अगर तुमने चीनी मिला दी तो वो 101 डिग्री पे बॉयल होगा, राइट। क्यों, ये डेल्टा टी बी अगर 1 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि आपका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री से बढ़ गया है। जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता था उसमें आप 1 डिग्री ऐड करेंगे तब आप सोल्यूशन को बॉयल कर पाएंगे। लेकिन जब आप फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मान लो 0 डिग्री पे पहले पानी फ्रीज हो जाता था, अगर आपने उसमें नमक या चीनी मिला दी तो वही फ्रीजिंग पॉइंट अब -2 डिग्री पे होगा। अगर डेल्टा टी एफ 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो क्यों, क्योंकि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब ओरिजिनल में से माइनस करेंगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। अब इसमें भी आप एम बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम है जैसे कि एलिवेशन का है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी इज बेसिकली वर्ड रिलेटेड टू फ्रीजिंग, तो इससे आपको याद रहेगा कि व्हाट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। इसकी भी यूनिट वही है जो कि केबी की होती है, दैट इज केजी पर मोल, ठीक। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं चौथा पढ़ने, विच इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले विल लर्न अबाउट ऑस्मोसिस। आप लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। क्या है रिविजन में इसके, देखिए। मान लीजिए
ये मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ की है। कैसी मेम्ब्रेन यूज़ की है? सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ की है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, सल्यूट को नहीं। ठीक, ये सोल्यूशन ए है जिसमें भर भर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सल्यूट प्रेजेंट है। और ये आपका सोल्यूशन बी है, इसमें सॉल्वेंट बहुत कम है। ठीक, और सोल्यूशन बी में भर भर के सॉल्वेंट है, सोल्यूट बहुत कम है, गिन के एक आध पॉइंट पे। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों ज़्यादा है, इस वाले सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो पानी है वाइट कलर का जो मैंने आपको सॉल्वेंट दिखाया, दिस इज बेसिकली वाटर। क्या करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा इधर से इधर? ताकि ये जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इसको इसके इक्वल बनाया जा सके, जिसकी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दिया जाए, इसलिए पानी इधर से इधर मूव करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। हम सबको पता है दैट बेसिकली ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ताकि दोनों जगह का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। दिस इज नॉर्मल ऑस्मोसिस। अब जब पानी इधर से इधर बेटा मूव कर रहा है तो बट नेचुरल सी बात है कि इधर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड की वजह से। तो जितना प्रेशर आपको ऊपर से लगाना पड़ जाए ताकि ऑस्मोसिस ना होने पाए, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? पाई इक्वल्स टू CRT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट का हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोलारिटी से, कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, R इसमें कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको गिवन होगा। राइट, इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को निकालेंगे एंड यू विल फाइंड इट अप। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा, 3 तरीके का सोल्यूशन होता है। वन इज आइसोटोनिक, अनदर इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड इज योर हाइपरटोनिक। 3 स्टेटमेंट इससे पूछे जाते हैं हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं कि फ्री के मार्क्स होते हैं, समझिएगा कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेल है बच्चों, ठीक, और यहाँ पे जो बाहर है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड में क्या है? इक्वल है, विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, सेल के बाहर है। तो इसमें क्या होगा? नेट ऑस्मोसिस नहीं होगी। नेट ऑस्मोसिस कितनी होगी? 0। क्योंकि ऑस्मोसिस कब होती थी? जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता था। यहाँ तो कोई ग्रेडियंट ही नहीं है, दोनों साइड बराबर है, तो भैया जितना मॉलिक्यूल अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, तो नेट ऑस्मोसिस 0। इसका मतलब कि जो भी आपने सेल रखा है ना तो वो फूलेगा, स्वेल करेगा, ना श्रिंक करेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में आइए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि सेल के अंदर जितनी कॉन्सेंट्रेशन है ना उससे बहुत कम है बाहर। ठीक, तो आउटसाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है बेटा। अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? ज़्यादा है। जब अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बेटा तो क्या होगा? हाइपोटोनिक में पानी क्या करेगा? इक्वल करने के लिए बाहर से अंदर मूव करेगा ताकि दोनों जगह की कॉन्सेंट्रेशन बराबर की जा सके। एंड इन दिस केस द सेल विल स्वेल, क्योंकि पानी अंदर मूव करेगा तो सेल क्या होगा? फूलने लगेगा। एम आई राइट? इज दैट क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये लाइव नहीं है, कभी कभी मेरा दिमाग भी संतुलन खो देता है। ओके, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि सेल की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है उससे कई ज़्यादा बाहर का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बेटा ज़्यादा होगी
तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अंदर से बाहर मूव करेगा। तो इस केस में सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक, क्योंकि उसका पानी निकल आ जा रहा है, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज़ वन लाइनर के फॉर्म में पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, अब इसको समझना है हमें। फिर से वही, हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली, दोनों साइड एक सोल्यूशन ले लिया, जिसमें एक में हमने लिया सोल्यूशन ए, दूसरे में हमने लिया सोल्यूशन बी, ठीक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दिस इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और सोल्यूशन बी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एकदम प्योर पानी है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट है, या सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, कम है। नॉर्मली आपका ऑस्मोसिस कैसे होना चाहिए, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्मोसिस कैसे होना चाहिए, मैम नॉर्मल ऑस्मोसिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन, कि सोल्यूशन बी से सोल्यूशन ए में क्या होना चाहिए, पानी जाना चाहिए। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दे रही हूँ, इतना ज़्यादा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दे रही हूँ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर मैं अप्लाई कर दूँगी, तो क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगी। अब जो है ना ये रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा, मतलब कि वैसे तो जो सॉल्वेंट था उसको बी से ए जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दिया कि ए वाला सॉल्वेंट निकल के इधर जा रहा है। दैट इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। खारे पानी से जब नमक निकालते हैं यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। कैसे? खारे पानी को एक जार में डाल दो, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, दूसरी साइड नॉर्मल पानी रखो और इतना ज़्यादा प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दो कि रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगे। तो जो खारा पानी है उसका पानी पूरा दूसरे सोल्यूशन में चला जाएगा और नमक एक साइड रह जाएगा, एंड दैट विल बी नॉर्मल दैट यू कैन यूज़, राइट। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अभी तक बेटा हमने जो भी बात की ये एक सिनेरियो मान के किया कि मैंने एक सोल्यूशन में अगर 50 मोल सोल्यूट के डाले हैं, तो जब ये सोल्यूशन के अंदर पहुंचा है तभी भी उसके 50 मोल ही हैं, राइट, ना बढ़े हैं ना घटे हैं। एम आई राइट? ये पूरा डिस्कशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, जिससे हमने मोलर मास निकाला और अलग अलग चीज़ें निकाली, इसी बात पे बेस्ड थी कि मैंने 50 डाला, 50 सोल्यूशन के अंदर पहुँचे हैं। क्या हो अगर सोल्यूशन के अंदर मान लो मैंने ऊपर से 50 डाले, 50 सोल्यूट के मोल्स डाले और ये अंदर जाके टूट गया, टूट के इसने 100 सोल्यूट के मोल्स बना लिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी? डिसोसिएट कर गया, ये डिसोसिएट कर गया का मतलब टूट गया अलग अलग पार्टिकल्स में, लाइक NaCl। आप 50 मोल NaCl के डालिए, सोल्यूशन में जाते ही वो 2 अलग अलग आयंस बना लेगा, सोडियम एंड क्लोराइड। अब एक आपने सोल्यूट तो एक ही डाला, लेकिन सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स बने? 2 मोल्स बने, क्योंकि ये दोनों आपस में टूट गए, राइट। दिस इज नोन एज डिसोसिएशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 डालें, अंदर जाके ये आपस में जुड़ जाए, 25 मोल बनाए, तो दैट इज नोन एज एसोसिएशन, ठीक। ये आइडियल सिनेरियो अभी तक हम लेके चले हैं, ठीक, इसलिए हमने पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। बट जब आप नॉन आइडियल सिनेरियो लेके चलेंगे तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अलग हो सकती है। क्यों अलग हो सकती है? एबनॉर्मल आ सकती है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ सकती है। क्यों एबनॉर्मल आ सकती है? क्योंकि मैम आपने पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूशन में तो सोल्यूट के मोल ही चेंज हो जा रहे हैं, राइट। इसी गड़बड़ी की वजह से बेटा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आता है। क्या है ये? फॉर सब्सटेंस अंडरगोइंग dissociation and association or dissociation in solution, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट, इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही बदल जा रही है, राइट। इस वजह से एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आता है। ओके, अब इसके बाद आते हैं कि ठीक है, तो हम इसको सही नहीं कर सकते, वरना तो हमारी पूरी पढ़ाई, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमने पहले मर के पढ़ा, अब पूरी मेहनत बर्बाद की, भैया एबनॉर्मल मोलर मास आता है। बिल्कुल कर सकते हैं,
वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइंड करके, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू of colligative property to the calculated value of colligative property। क्या मतलब हुआ इसका मैम इतने राम पंचायत का? देखो, मैंने कहा ठीक तुम्हारा मोलर मास अलग अलग आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है? अभी मैंने बताया ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि जब तुम मोलर मास का रेशियो ले लोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारा नॉर्मल मोलर मास कितना था, 100 था, और जो तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल रहे हो एब नॉर्मल मोलर मास वो 200 आ रहा है। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्या कि आप जितना लेके चले हैं उसका 2 गुना कैसे हो गया सोल्यूशन में। ऐसे हुआ कि नीचे जाते ही वो 2 पार्ट में टूट गया। बात समझ में आई? इसी को हम कह रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ मैंने तुम्हें कहा कि मैं इनिशियली जो लेके चल रही हूँ नॉर्मल, उसका मोलर मास कितना है हमें पता है, दैट इज़ 100 यूनिट्स। और जब आप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर रहे हैं वो 200 आ रहा है। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, ये गड़बड़ क्यों? आप कहेंगे मैम रुको बताते हैं। 200 आ रहा है, हमने दिया 100 ही था, इसका मतलब 1 से 2 आ रहा है, इसका मतलब एक पार्टिकल जो है वो 2 में टूट जा रहा है, इसलिए आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है, इसलिए आपका एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई? ये पूरा खेल है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार जैसे मान लो आपने 100 पन्ने की एक नोटबुक खरीदी, 100 पन्नों की एक नोटबुक खरीदी और इसकी प्राइस थी 100 रुपये थी। तुमने क्या किया, 100 पन्ने की नोटबुक को 50-50 आधा फाड़ा और तुमने 50-50 को बेच दिया, 2 नोटबुक बना के। तो प्रॉफिट तो तुम्हारा डबल हो गया ना, 100 की खरीदी तुमने, 200 की बेची। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि मॉलिक्यूल्स आपस में या तो जुड़ जा रहे हैं या तो टूट जा रहे हैं। इसलिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है, जब आप रेशियो निकालेंगे दोनों का तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अंदर चल क्या रहा है, कौन सा भरत मिलाप चल रहा है, या तो ये अलग हो रहे हैं या तो ये जुड़ रहे हैं। ठीक, तो इसके रेशियो से आपको आइडिया लग जाएगा और इससे हम अपने सारी चीज़ें सही भी कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो वांट ऑफ फैक्टर की बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आई से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब जो भी हो रहा है सोल्यूशन में उसके बाद उसके कितने मोल्स हैं, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, कितना आप लेके चले थे। जब आपको रेशियो पता चलेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या हुआ है। ठीक, मान लो मैं कह रही हूँ कि अंदर मुझे 6 मोल मिल रहे हैं और मैंने कहा भैया ऐसे कैसे, बाहर तो मैंने 3 ही दिया था। तो अगर तुमको आई की वैल्यू मोर देन 1 मिल रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अंदर जाके चीज़ें डिसोसिएट कर रही हैं, डिसोसिएशन हो रहा है। भैया मैंने 3 दिया, वहाँ 6 पहुँचा, कैसे पॉसिबल है जब एक आधा टूट गया। अगर तुम्हें आई की वैल्यू 1 एग्जैक्टली मिल रही है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब तुमने 3 भेजा, 3 के 3 ही पहुँचे वहाँ पे, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ना डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ, सीधा साधा मॉलिक्यूल है ये। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 मिल रही है, मतलब जितना तुमने भेजा उससे कम हो गया वैल्यू, ठीक है, 100% से कम हो गई चीज़, तो इसका मतलब अंदर जाके वापस में चिपक रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं, तो एसोसिएशन हो रहा है, राइट। दैट इज़ हाउ यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ आई, कि डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है। एज इट इज़ ये 1 लाइनर के फॉर्म में पूछा गया था 2018 में और 15 में, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर। अच्छा, आई की 2-3 और चीज़ें होती हैं। अगर आप मोलर मास में निकालना चाहें तो जो आपका कैलकुलेटेड या एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है ना, कैलकुलेटेड मोलर मास मतलब जितना आपने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड और कितना रियल में आया, उसको जब आप डिवाइड कर देंगे तब भी आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक तरीके से निकाल सकते हैं,
ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो उसकी कितनी वैल्यू मिल रही है, ठीक, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कि आप क्या मान के चले थे, मतलब इनिशियली हमेशा आप क्या लेके चलते हो, डिवाइडेड बाय कि आपको मिलती क्या है, राइट, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट शुड बी सिंपल एंड क्लियर टू योर माइंड। अब इसके बाद अब हमें पता चल गया कि हाँ भैया सोल्यूशन में ये जो आपने मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के उसमें मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अंदर जाके कोई सोल्यूट या सॉल्वेंट ऐसा ही रह जाए जैसा आपने भेजा था, ये ज़रूरी नहीं। माँ बाप घर से बच्चों को कोचिंग स्कूल ये समझ के भेजते हैं हमारा लड़का बहुत श्रवण कुमार है, लड़का वहाँ क्या कर रहा है हम सबको पता है, राइट। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन में थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज़ इक्वल टू x2। अब x के आगे हमको I लगा देना है बस। दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हमने पढ़ा था KB इंटू M, इसके आगे I लगा देना है बस कि भैया डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है इसकी कंसिडरेशन करके करना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट KF इंटू M, इसके आगे I लगा देना है बस। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT, that is the modifications of your colligative properties. Is that clear? Is that clear everybody? अब इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। 2 फॉर्मूले मैं आपको और लिखवाना चाहूँगी जो आपके अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ बन गया तो आएगा, वरना नहीं आएगा। आप इसको लिख सकते हैं कई बार बेटा क्लास 11th के इक्विलिब्रियम से रिलेट करके इसमें रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड 2 चीज़ें हो जाती हैं। डिसोसिएट कर रहा है तो कितनी डिग्री में, कितना ज़्यादा डिसोसिएट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया जाता है एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ लिया जाता है कि कितना ज़्यादा, 5%, 10% की 100% एसोसिएट कर रहा है। तो जब आपको ऐसे पूछा जाए ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके लिए अल्फ़ा इज़ बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसी अल्फ़ा का मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी है। दैट इज़ इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1 बाई N। दैट शुड बी क्लियर टू यू। ये एज इट इज़ याद कर लेना, इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम में बहुत लंबा सा डेरिवेशन होता है, बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपका हायर लेवल क्वेश्चन जो AIR 1-2 के लिए ज़रूरी होता है करना, आई होप आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनके AIR 1-2 आ भी जाएँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। अब आज के लिए मैं आपको बहुत मिनिमम वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी PYQs के। एक लाइव सेशन हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है जिसमें कि जितने भी चैप्टर्स हो जाएंगे हम उनके PYQs ही लेंगे सिर्फ उस दिन। उसके शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यू कैन इंटरैक्ट विद मी एनी टाइम इफ़ यू वांट। Do text me on the telegram or join the group so that the PDF note should be available to you. You can join the Instagram as well with the handle Dr. Tanya Singh. यहाँ पे सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, whether it is biology, physics, chemistry, whatever I used and whatever I recommend to you guys. राइट, मेरे खुद के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो करना क्या है, चुपचाप टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लो। ओके, अब आते हैं नीट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पे KH की वैल्यू दी गई है कुछ गैसेस के लिए और आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी बताओ। क्या हलवा क्वेश्चन है यार। हमने पढ़ा था कि जिसकी KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी सॉलिबिलिटी उतनी कम होती है। मैम ने हमें पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। वेरी गुड मैम, इसका मतलब आप हमें नीट के लेवल पे बना रहे हो। एग्जैक्टली मैं आपको वही चीज़ें सिर्फ पढ़ाऊँगी जो आपके नीट के क्वेश्चन में आते हैं। मैं आपको कभी भी लेक्चर 8 से 10 घंटे का नहीं दूंगी एक टॉपिक पे। क्यों? मुझे आपको PhD नहीं कराने उस सब्जेक्ट में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप उस सब्जेक्ट में PhD करें। क्यों? ज़्यादा PhD करोगे टीचर बनोगे, ठीक। हमें मतलब है तुम्हारे नीट और JEE नाम के एग्ज़ाम से वो निकलना चाहिए और फाइनली तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितना डेप्थ में पढ़ा है कितना नहीं, उतना पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा ऑनलाइन लेक्चर्स में 12-12 घंटे दे रहे हैं एक चैप्टर को, उस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी नहीं आने या बहुत ज़्यादा तो 1-2 क्वेश्चन आने। तो क्या मतलब है, तुम कितना भी पढ़ लो बेटा, 3 घंटे में अगर पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, नोबडी विल ट्रस्ट कि तुमने कितनी पढ़ी थी, और अगर कर लिया तो एवरीबडी विल ट्रस्ट कि तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। राइट, तो हम अपनी प्रिपरेशन एकदम एडिक्वेट रखेंगे सिर्फ नीट के हिसाब से और JEE के हिसाब से। ओके,
अब देखो सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू किसकी है, आर्गन की, और सबसे कम किसकी है, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो आर्गन की जब सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू है तो सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, आर्गन। आंसर देखिए, सबसे कम आर्गन और सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड। इतने में ही खेल खत्म है, कुछ सेकेंड्स फ्रैक्शंस का ये टाइम होता है, राइट। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। नीट 2016 और मल्टीपल टाइम रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक आइडियल सोल्यूशन लिया मैंने जिसमें मैंने 1 मोल डाला बेंजीन का, 1 मोल डाला टोलुइन का, ठीक। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ 12.8 किलो पास्कल और टोलुइन का जो है दैट इज़ 3.8 किलो पास्कल्स, राइट। बेंजीन का इतना है, टोलुइन का इतना है, ठीक। नाउ व्हाट विल हैपन, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कॉम्पोजिशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। वेपर फेज में किसका कॉम्पोजिशन होगा, नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप वेपर बनाएंगे, बेंजीन और टोलुइन को हीट करेंगे, तो वेपर फेज में कौन ज़्यादा होगा, बेंजीन ज़्यादा होगा कि टोलुइन ज़्यादा होगा, ठीक है। वेपर फेज में दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, बेंजीन एंड टोलुइन। कोई एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वेपर फेज में बेंजीन ज़्यादा होगा या टोलुइन ज़्यादा होगा। अब वैसे तो हमारे देश के कुछ महान पंडित होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को देख के और मंत्र पढ़ के हर्नियाँ ठीक कर देते हैं। तब तो वो ये नहीं कहते कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, तो तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो, तुमको इतना डेटा दिया है, बहुत दिया है, इतने से ही पता लगा लोगे क्या है। देखो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला, ये जो ऊपर वेपर बनता है ये 2 बात पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ कि किसका इनिशियल वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, किसका P0 ज़्यादा है, मतलब इनिशियली खुद से कितना ज़्यादा वो वेपर बनाना चाहता है। दूसरी बात, कितना इसका मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन तो दोनों का बराबर हो गया, ठीक। बट अगर आप ध्यान से देखें तो बेंजीन का वेपर प्रेशर इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी वेपर बनाने की बहुत ज़्यादा है, तो वेपर फेज में हमें बेंजीन ज़्यादा मिलेगा ना कि टोलुइन। ऑल राइट, दैट इज़ द टाइप ऑफ ट्रिक्स दैट यू हैव टू अप्लाई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना हम एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, और ये लोगों को लगता है कि अरे मैम फिजिक्स केमिस्ट्री का जो फिजिकल का क्वेश्चन आया था वो लेंदी आया था, कर नहीं पाए, टाइम कम था। ज़रा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बेंजीन और ऑक्टेन का मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें मैंने बेंजीन 3 मोल लिए और ऑक्टेन 2 मोल लिया। टेम्परेचर 45 डिग्री था। बेंजीन का इनिशियल प्रेशर 280 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, ऑक्टेन का इनिशियल प्रेशर 420 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। जब आपने मिक्सचर बना दिया तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्या होगा वेपर प्रेशर मिक्सचर का। अब आप बोलेंगे मैम इसमें आप ये लगा सकते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो लगाना ही चाहिए भाई, जो भी ऊपर वेपर बनेगा आपसे पूरा पूछा गया है ना, जिसमें पूरे में बेंजीन का भी आएगा ऑक्टेन का भी आएगा। वेरी गुड। अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप एक यूजुअल अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप कहोगे मुझसे कि मैम हमें टोटल चाहिए जो कि बेंजीन प्लस ऑक्टेन से मिलके बना होगा, है ना, जो कि क्या होगा बेंजीन के वेपर प्रेशर से प्लस ऑक्टेन से मिलके बना होगा। अब इसको मैम ऐसे लिख सकती हैं कि P0B की बेंजीन का इनिशियल कितना था इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P0 ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। मैं कहूँगी वेरी गुड। इसका कितना था बेंजीन का 280 था मैम। मोल फ्रैक्शन इसका कितना हुआ बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले मैम, 3 और 2 मोल मिलाए हैं, 3 मोल बेंजीन के हमने डाले, टोटल कितने हो गए 3 + 2 प्लस ऑक्टेन का कितना है बेटा 420 इंटू इसके कितने मोल डाले थे 2 और टोटल इसके लिए भी सेम होगा 3 + 2। इसका मतलब मैम ये बना 280 इंटू 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5। मैम इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल वेपर प्रेशर आपको सोल्यूशन का मिल जाएगा। मैं कहूँगी मिल तो जाएगा ही, तुमको भी मिल जाएगा और जो 25 लाख तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। अभी तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे हिसाब से सोचो, कैसे सोचेंगे हम, आप ही बता दीजिए मैम। चलो देखते हैं, घबराओ नहीं। अरे यार जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें ट्रिक्स दे दूंगी तुम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे तो घबराओ नहीं, ज़रा ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन का जब खुद का सिर्फ प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा, बेंजीन का वेपर प्रेशर है हमारे पास 280 mm of Hg। ऑक्टेन का प्रेशर कितना है हमारे पास
420 mm of Hg। जब ये प्योरली सिर्फ दोनों हैं, जब इसका सोल्यूशन बनेगा तो पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा एवरेज होता है बेंजीन और ऑक्टेन का। अगर ये दोनों इक्वल पड़े रहते, एवरेज लाइन हमेशा बीच में आती, राइट। मतलब अगर 1 मोल बेंजीन का 1 मोल टॉल्यूइन का होता, अगर ये दोनों इक्वल पड़े रहते तो दोनों का एवरेज बिल्कुल एकदम मिड में आता, नॉर्मल आता, ठीक। इनका मिड कितना होता बेटा? 420 से लेके 280 का एवरेज कितना होता? अगर आप निकालें, एवरेज निकालो कि इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती। अरे इधर 300 में 20 कम है और इधर कितना है? 300 से 120 ज़्यादा है, तो कितना हो गया हमारे पास? 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70। इससे 70 हम ऐड करेंगे तो 350, राइट। मतलब 70 इधर बचेगा गैप हमारे पास और 70 इधर बचेगा। अगर हम दोनों के इक्वल मोल डालते तब ऐसा होता, राइट। बट अभी मैंने क्या किया है बेटा? अभी मैंने बेंजीन का ज़्यादा डाला है। बेंजीन का जब मैंने ज़्यादा डाल दिया, बेंजीन के मैंने 3 मोल डाल दिए, तो बेंजीन का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। और जब मैं इक्वल डालूंगी, इक्वल मोल्स डालूंगी बेंजीन और ऑक्टेन का, तो वेपर प्रेशर इन दोनों का एवरेज आएगा। लेकिन अगर मैंने बेंजीन ज़्यादा डाला है तो क्या होगा? सोल्यूशन का प्रेशर इधर खिसकेगा 350 से नीचे। क्यों? क्योंकि इसके मोल ज़्यादा हैं, इसके मोल कम है। दैट इज़ द पॉइंट। सो फाइनल आंसर विल बी लेस देन 350। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं है क्या? ओके, जस्ट 1 मिनट, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई होंगी, मैं आपको ऑप्शन अभी दिखाती हूँ बेटा। यू डोंट नीड टू वरी व्हेन आई एम हियर। देखिए, ये है आपके ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? 350, 160, 168, 336। मैंने आपको क्या बोला? दोनों के बीच में आएगा। 280 से 420 के बीच में आएगा, उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, राइट। बचे 2, 350 एंड 366। 350 तो एवरेज वैल्यू है, वो तब आती जब दोनों बराबर होते। तो एक ही तो ऑप्शन बचा जो आपके इससे कम हो, 350 से कम हो, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि हम इस तरीके से कैसे ट्रिक्स लगाते हैं। ट्रिक्स सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ पढ़ लेना नहीं। पढ़ तो सब लोग हैं, देखो पढ़ तो सब लोग हैं। जितने बच्चे नीट में पेपर देने जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते उसमें आधे से ज़्यादा हैं। आपको उस पर नहीं फोकस करना है, फोकस इस बात पे करना है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको एग्ज़ाम में कैसे बेस्ट यूटिलाइज करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शंस मैं यहाँ पे फिर से डाल दे रही हूँ। दिस इज़ 350 mmHg, दिस इज़ 168 mmHg, दिस इज़ 142 mmHg, and this is 336 mmHg. Answer is this one, right? अब करना क्या है आपको? किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क। कभी भी मैं टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं टेलीग्राम पे आपका पर्सनल मैसेज या ग्रुप पे मैसेज देखूंगी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक। डॉक्टर तानिया सिंह के नाम से इंस्टाग्राम भी है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट, राइट। ग्रुप पे आपको सारे ये PDF नोट्स और सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको इस चैप्टर का एक बेसिक क्रक्स समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।